संदीप सर। यहाँ आज हम करने जा रहे हैं हमारा थर्ड लेक्चर। ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थर्ड लेक्चर। इसमें हम करने जा रहे हैं हमारा तीसरा अलजेब्रिक मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसे एक और नाम से भी जानते हैं जिसे क्रैमर्स रूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रैमर्स रूल। हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है हमारा एलिमिनेशन मेथड और हमारे ये थर्ड लेक्चर में हम करेंगे हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो मैंने आप यहाँ देख सकते हैं सम लिखा हुआ है जिसके वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए अपना सॉल्व करना सम। फर्स्ट सबसे पहला स्टेप आपको जैसे कि पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं हमारी वैल्यूज, यानी कि वो यूनिक सॉल्यूशन देगी या नहीं, उसके बाद ही हम आगे सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ चेक करते हैं हमारी वैल्यू a1 अपॉन a2। सो a1 अपॉन a2 का आंसर हमारे पास क्या है? 2 अपॉन 3। एंड नेक्स्ट वन इज b1 अपॉन b2 जिसका आंसर आता है 1 अपॉन 2। सो यू कैन सी इजीली दैट हियर बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल। तो आपने क्या हुआ यहाँ पे आपको मिला a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए आपको क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा आपको? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे नाम दे देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में खास क्या ध्यान रखना होता है कि हमें यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखनी पड़ती है। किसमें? जनरलाइज्ड फॉर्म में, यानी कि a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जो वैल्यू है वो c1 और c2 की क्या इक्वल टू की उस तरफ है। तो मैं यहीं पर आपको चेंज करके बताऊंगा कि आपको क्या करना है। जब भी ऐसी वैल्यू दी जाती है तो यहाँ पर आप इससे अंदर ले आएंगे, क्या बन जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस, और सामने रह जाएगा इक्वल टू 0। सिमिलरली ये 8 भी इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस और बन जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सम में हमेशा जनरलाइज्ड फॉर्म में रखिए और इक्वल टू में 0 लाइए। ठीक है, तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे जनरलाइज्ड फॉर्म को इन इक्वेशन के साथ और हमें मिलेंगी 6 वैल्यूज। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास a1, फिर आता है b1, देन c1, फिर है a2, b2 एंड c2। तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? a1 है हमारा 2, b1 है 1, c1 है -5, a2 है 3, b2 है 2 और c2 है -8। ठीक है, तो अब हमारा मेथड हम अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो कुछ इस तरह से होगा। पहले लिखेंगे हम लोग x डिवाइड बाय, फिर y डिवाइड बाय और फिर 1 डिवाइड बाय। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यूज डिसाइड करनी है उनका एक मेथड है। कैसे है वो मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना है फॉर x। तो x के लिए हम सिलेक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं आप ध्यान से देखिए कि जनरलाइज्ड फॉर्म जो है उसके अकॉर्डिंगली आपका a1 और a2 ये जो आता है वो किसके लिए आता है? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो जब आपको x के लिए नीचे वैल्यू लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? वो वैल्यू लिखेंगे जो x के साथ नहीं है। मतलब कि आप जब x लिखोगे तो आपको ये a1 a2 क्या करना है? हाइड कर देना है। क्या करना है? हाइड कर देना है। अब जो बचा है आपके पास ये चारों वैल्यू आपको इसके नीचे लिख देनी है। यानी कि जब आप x के नीचे वैल्यू लिखना चाहेंगे तो आप क्या करोगे? a1 a2 को हाइड कर दोगे क्योंकि ये दोनों कौन है? x के कोएफिशिएंट है। तो जब आपको x के नीचे लिखना है तो x के कोएफिशिएंट हाइड कर दीजिए और जो बचे उनको लिख दीजिए। कौन है? जैसा है वैसे ही 1 -5 2 एंड -8। ये है 1, ये आएगा -5, नीचे आएगा 2 एंड -8। ठीक है, अब जैसा आपने फर्स्ट के लिए किया बिल्कुल उसी तरह से आप क्या करेंगे सेकंड के लिए। तो सेकंड है y, y मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y, वो कौन होता है? b1 एंड b2, यानी ये वैल्यू। तो जैसा कि हमने x के लिए किया था बिल्कुल उसी तरह से y के लिए भी क्या करेंगे? ये वैल्यू हाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? ये वैल्यू हाइड कर देंगे। लेकिन हाइड करने के बाद जैसे इसको हाइड करके ये पहले लिखे थे, जब हम इसको हाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं। पहले ये वैल्यू आएगी उसके बाद ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगा -5, नीचे आएगा -8 और इस तरफ आएगा 2 3। तो ये हो गया 2 3। फिर से बता दूं, जब आप y के नीचे वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? y किसका कोएफिशिएंट है? b1 और b2 का, तो इसको करेंगे हम हाइड
और पहले लिखेंगे राइट साइड फिर लिखेंगे लेफ्ट साइड। तो राइट साइड की वैल्यू है -5 -8 और लेफ्ट साइड की वैल्यू हमारे पास 2 3, तो हमने वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे 1 यानी हम लोग यहाँ कांस्टेंट के लिए लेते हैं, यानी कि आपका ये जो पार्ट है ना ये कांस्टेंट वाला, इसको हम लोग 1 के नीचे लिखते हैं। तो अब यहाँ कांस्टेंट टर्म पे हाइड कर दीजिए, तो कौन बचा, ये दो बचे, तो क्या आएगा पहले ये और फिर वो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 3 और फिर आएगा 1 और नीचे है 2। ठीक है, तो बस इस तरह से क्या हमारे पास हमारी वैल्यूज आ गई। ओके, तो अब हमें जैसे मैं आपको देखो वैल्यू लिख के बताई, आई थिंक अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं क्या करता हूं, आपको यहाँ पर इसके जो बेसिक फॉर्मूला है उसके थ्रू भी यहाँ समझा देता हूं। ठीक है, तो जो आपने ये लिखा है वो अगर आप कभी भूल जाए तो आपको याद क्या रखना है फॉर्मूला, वो लिख देता हूं। ठीक है, तो ये है x, तो यहाँ पे मैंने लिखा x डिवाइड बाय, फिर यहाँ पर है y डिवाइड बाय और यहाँ है 1 डिवाइड बाय। तो यहाँ जो x आएगा उसके लिए मैंने जैसे बताया कि x के नीचे क्या है, वो आते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है, यानी ये नहीं है, तो कौन हो गए ये, तो लिखेंगे b1 b2 और c1 c2। ठीक है, फिर आएगा ये y वाला पार्ट, तो इसमें पहले ये आएगा यानी कि c1 c2 और इस तरफ वाला a1 a2, कांस्टेंट में ये हाइड हो जाएगा तो आएगा a1 a2 एंड b1 b2। ठीक है, तो ये है इसका एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, अब जब आप इसको देखो, अब जब आप कंपेयर कर सकते हैं, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है वो बिल्कुल इसी के थ्रू लिखी है। जैसे b1 b2, तो देखिए b1 b2 की वैल्यू कौन सी है 1 2, तो वही है। यहाँ पे लिखा है 1 के अपॉन में a1 a2, तो देखो यहाँ पे कौन लिखा है 2 3, कौन है वो a1 a2। ठीक है, तो बस इसी के थ्रू हमें चलना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में साइन रखते हैं माइनस की। तो फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, x डिवाइड बाय, ये हुआ पहले इस तरफ से मल्टीप्लाई और उसके बाद जाएगा u मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा b1 c2, तो यहां आपको मिलेगा क्या b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। दूसरा है y, तो लिखेंगे y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2। इसके बाद है लास्ट जो आएगा आपका 1 के लिए, तो आएगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो जैसे हमने यहां सॉल्व किया बिल्कुल इसी तरह से हम इन वैल्यूज को इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा x डिवाइड बाय, अब है पहले b1 c2, यानी आप पहले मल्टीप्लाई करोगे इनका और फिर माइनस के बाद मल्टीप्लाई करोगे इसको। ठीक है, तो बस उसी को सॉल्व करना है, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 1 का मल्टीप्लाई -8 के साथ माइनस, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई -5 के साथ। तो देखो ध्यान से देखें, ये पहली वैल्यू कौन सी देखें b1, तो b1 का मल्टीप्लाई c2 यानी b1 का मल्टीप्लाई c2 के साथ माइनस फिर b2 का मल्टीप्लाई c1 के साथ, b2 का मल्टीप्लाई c1 के साथ। बस इसी तरह से हम आगे फॉलो करेंगे बाकी के दो भी। अब c1 a2 माइनस a1 c2, तो मिलेगा आपको y डिवाइड बाय -5 3 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2, और लास्ट है हमारा कांस्टेंट, वो रहेगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x डिवाइडेड बाय 1 8 जा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आएगा -8, यहाँ पहले से माइनस है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस आया 2 5 से हो गया 10 इक्वल टू y, ये हुआ 5 3 से 15, लेकिन माइनस है तो आएगा -15, माइनस माइनस हो गए प्लस और हो गया 8 2 से 16, 1 एज इट इज, 2 2 से 4 और एक ही माइनस है तो माइनस और 3 बन जा 3। तो अब यहाँ आपको क्या मिलेगा, x डिवाइड बाय 10 माइनस 8 हो जाता है 2, y माइनस 15 प्लस 16 यानी 60 में से 15 गया बचा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3 हो गया 1। When you will reach on this position, उसके बाद हमें जो x और y का आंसर निकालना है वो कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करें और फिर y की वैल्यू को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं पहले x को फाइंड करता हूं, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 और दूसरा हो जाएगा y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ये 2 उस तरफ गया तो आएगा x इक्वल टू 2 1 जा
डिवाइड बाय 1, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको x इज इक्वल टू 2, और इस तरफ ये 1 उस तरफ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1, फाइनली y इज इक्वल टू 1. सो दिस वे यू विल गेट योर आंसर. अब हम इसे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज x, y इज इक्वल टू, x का आंसर है 2, y का आंसर है 1. राइट, तो ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है ना. तो इस मेथड को बहुत अच्छे से ध्यान से, जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है उसी तरह से आप करें तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, सो प्लीज राइट इट डाउन. ओके, अब हम थोड़े से सम करेंगे. तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 8 सम्स लिख के रखे हैं और मैं इसको वन बाय वन चलिए रीड करता हूँ आपके लिए. स्टार्ट विथ फर्स्ट नंबर. पहला नंबर है x minus 3y equal to minus 5 and 3x is equal to 7y minus 13. तो याद रखिएगा सबसे पहले जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ही ये सम को सॉल्व करना है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, जनरलाइज फॉर्म में लिखना बहुत कंपलसरी हो जाता है, वरना आपके C1 C2 की वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी तो आपका आंसर कभी भी राइट नहीं हो पाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. 3x minus 4y equal to 17 and 4x minus 5y equal to 21. Third number, 3x plus y equal to 7 and 2x plus 3y equal to 14. Fourth number, 3x plus y equal to 5 and 5x plus 3y equal to 3. Next है fifth number. Fifth number है आपका 4x plus 6y equal to 11 and 5x minus 8y equal to 6. सिक्स नंबर है x upon 5 minus y upon 4 is equal to 9 upon 40, 40 and x upon 3 minus y upon 2 is equal to 5 upon 12. क्वेश्चन 7 है आपका 5x plus 2y equal to 10 and 4x plus 3y minus 1 equal to 0, and the last one 4x minus 19y plus 13 equal to 0 and 13x minus 23y plus 19 equal to 0. इसमें मैंने हर टाइप के सम्स को इंक्लूड कर दिया है. ठीक है, पर आपको दो बातें अच्छे से ध्यान रखनी. मैं फिर से बता रहा हूं, सम को स्टार्ट करने से पहले उसे जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा और उसके बाद जब आप उन्हें सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए अपना यूनिकनेस, यानी कि सम a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 हो तो ही उसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो बस आप इस तरह से ट्राई कीजिए और आपके जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए. ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट करिए. ओके, थैंक यू वेरी मच.